मैं सौरभ सचान आप सभी का सेरेब्रल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं इतिहास के उस कालखंड के बारे में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है और उसकी कहानियां बड़ी ही गजब की हैं। तो बात करते हैं जब हर्ष का साम्राज्य 7वीं शताब्दी में समाप्त हो जाता है, हर्ष के साम्राज्य का पतन हो जाता है, तब उत्तर भारत और दक्षिण भारत तथा दक्कन में बहुत से बड़े बड़े राज्यों का उदय होता है। उन्हीं राज्यों में से एक राज्य है पाल साम्राज्य या पाल वंश। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल नाम के एक व्यक्ति ने की थी। मजेदार बात तो यह है कि गोपाल ना किसी राजा का बेटा था, ना किसी रजवाड़े से संबंधित था, यहाँ तक कि वो किसी राजघराने या शाही परिवार से भी नहीं था। वो सिर्फ मामूली एक सैनिक का बेटा था। अच्छा था, कार्यकुशल था, योग्य था, अपनी योग्यताओं के कार्यकुशलताओं के बल पर और ऐसे सरकमस्टेंसेस क्रिएट हुए कि उसको राजा बना दिया गया। 750 ईस्वी से 770 तक उसने राज्य किया। उसने बंगाल का गौड़ का पूरा एकीकरण किया। उसने मगध को भी अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद 770 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका पुत्र धर्मपाल, जो वाकई धर्म में विश्वास करता था, जो वाकई बड़ा ही साहसी व्यक्ति था, उसने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। एक ऐसा राजा जिसने कई युद्ध लड़े और कई युद्ध जीते भी। चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं, इसकी क्या खूबियां थी। 770 में इसने राजगद्दी को संभाली। इसी के समय राजस्थान के पास प्रतिहार वंश यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने इस पर आक्रमण किया और इसी समय राष्ट्रकूट राजाओं ने भी आक्रमण किया। यानी कि यह राजा कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित रहा। हुआ यूं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने एक बार बंगाल यानी कि गौड़ पर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी, परंतु इधर राष्ट्रकूट राजा और प्रतिहार राजाओं से हमेशा लड़ाई होती थी, हमेशा झड़प होती रहती थी। तो जैसे ही प्रतिहार वंश के राजा गौड़ पहुंचे पाल वंश के राजाओं को हराने के लिए, यानी कि धर्मपाल को हराने के लिए, तब तक राष्ट्रकूट राजा ने प्रतिहार वंश के राजाओं को पराजित कर दिया और गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा गुजरात में जाके उनको शरण लेनी पड़ी और इसके बाद पाल वंश के राजाओं के लिए कन्नौज का मैदान खाली हो गया और वो वापस आकर कन्नौज में शासन करने लगे। उसने कन्नौज में ऐसा अपना सिंहासन जमाया कि देखने लायक था। उसने पंजाब, सिंध इत्यादि तक अपने राज्य का विस्तार किया। इसके बाद पुनः गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट प्रथम के कार्यकाल में बड़ी ही उन्नति किया गुर्जर प्रतिहार वंश और एक बार फिर से पाल और गुर्जर प्रतिहारों की झड़प हुई। इस तरह से नागभट्ट के शासनकाल में जब देवपाल और धर्मपाल यानी धर्मपाल का बेटा देवपाल था, धर्मपाल और नागभट्ट की जब लड़ाई हुई तब पाल वंश को यानी पाल राजाओं को हार का सामना करना पड़ा, जिससे कि वह पीछे की तरफ लौट गए। इससे उनको एक नया लाभ भी हुआ और हानि भी हुई। नया लाभ ये हुआ कि अब वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे और असम यानी कि प्राग ज्योतिषपुर की तरफ गए और वहां पर उन्होंने अपने शासन को, अपने राज्य को बढ़ाया। इसके बाद नेपाल तक अपने राज्य को बढ़ाया। इसके उपरांत धर्मपाल का पुत्र देवपाल राजा बना। देवपाल ने भी बहुत अच्छे से शासन किया। इसके बाद बताया जाता है कि अरब व्यापारी सुलेमान बताते हैं कि पाल साम्राज्य इतना विशाल था, उनकी सेनाएं इतनी विशाल थीं कि देखने ही लायक था। उनकी वो अपनी पुस्तक में इसका विवरण देते हैं कि लगभग 15,000 से 20,000 तक हाथी और 10,000 से लेकर 15,000 तक उनकी सेना में कपड़े धोने वाले लोग होते थे। हो सकता है कि इन आंकड़ों में अतिशयोक्ति हो, परंतु ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल सच है कि उनके पास सेनाएं बहुत बड़ी थीं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।